बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने मैनेजेरियल अकाउंटिंग यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ है। तो मैनेजेरियल अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ में लेक्चर नंबर 5 कॉस्ट बिहेवियर एंड एनालिसिस का टॉपिक लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 5 कॉस्ट बिहेवियर एंड एनालिसिस में आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसमें जो इश्यूज़ होंगे, सबसे पहले हम एनालिसिस एंड यूज़ की बात करेंगे कि इसमें तज्ज़िया कैसे किया जाता है कॉस्ट बिहेवियर का और इसके इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं। यानी जब हम बिज़नेस डिसीजंस ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स जब अपनी कॉस्ट से रेलेवेंट डिसीजंस लेते हैं तो वो कॉस्ट के बिहेवियर को ज़रूर जज करते हैं। मैनेजर्स हु अंडरस्टैंड हाउ कॉस्ट बिहेव आर बेटर एबल टू प्रेडिक्ट कॉस्ट, यानी वो मैनेजर्स जो कॉस्ट के बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जज कर सकते हैं, तो वो अंदाज़ा लगा लेंगे कि कौन सी कॉस्ट हमने अंडर एस्टिमेट करनी है, यानी हमने अपनी प्रेडिक्शन के अंदर इसको यूज़ करना है। और फिर उन प्रेडिक्शन की बुनियाद पे जो फ्यूचर डिसीजंस होते हैं मुख्तलिफ इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर, चाहे वो बूम की कंडीशन हो, चाहे वो रिसेशन की कंडीशन हो, चाहे वो नॉर्मल मैशी हालात हों, तो वो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपने कॉस्टिंग डिसीजंस कर सकते हैं। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड, वेरिएबल एंड मिक्स्ड कॉस्ट, यानी 3 इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट। यानी कॉस्ट जो है वो मुख्तलिफ तरीक़ों से असरअंदाज होती है, एब्जॉर्ब होती है। हम कॉस्ट को बिहेवियर के एतबार से या तो फिक्स्ड कॉस्ट में तकसीम कर सकते हैं, या उसे वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं, या मिक्स कॉस्ट कंसिडर कर सकते हैं, यानी उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स फिक्स होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ विच डिफाइन एन ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट स्ट्रक्चर, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन किस कॉस्ट पे ज़्यादा बेस करती है। मसलन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होते हैं उनकी कॉस्ट का मेजर पोर्शन प्रोडक्शन पे बेस करता है, लेकिन जो ट्रेडिंग या मर्चेंडाइजिंग कंपनीज होती हैं उनकी कॉस्ट का मेजर पोर्शन जो है वो ऑपरेटिंग कॉस्ट पे बेस करता है। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस अ न्यू इनकम स्टेटमेंट कॉल्ड द कंट्रीब्यूशन अप्रोच। कंट्रीब्यूशन अप्रोच मीन्स कि इसके अंदर हम कॉस्ट को 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। जितनी भी कॉस्ट एक्टिविटी पे बेस कर रही होती है उनको हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, उनको अलहदा कर लिया जाता है, और जितनी भी फिक्स कॉस्ट होती है उसको अलहदा कर लिया जाता है। तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैं हूं आपका टीचर राना आसिफ शहजाद अली। मैनेजेरियल अकाउंटिंग यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेक्चर सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो सबसे पहले हम एक्टिविटी बेस की बात करते हैं। जैसा कि मैंने लेक्चर की इंट्रो में बताया कि वो कॉस्ट जो एक्टिविटी पे बेस करती है, यानी कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए या हमारी ट्रेडिंग के लिए या मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस के लिए लाजमी तसव्वुर की जाती है, और जैसे ही वो एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर होती है वैसे वैसे ये कॉस्ट भी वकूफ़ पज़ीर होती है। और अगर इस एक्टिविटी पे कंट्रोल कर लिया जाए, यानी ये एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर ना हो, तो इससे जुड़ी हुई जितनी भी कॉस्ट होती है वो वकूफ़ पज़ीर नहीं होगी। इस एक्टिविटी बेस को किसी वक्त हम कॉस्ट ड्राइवर का नाम भी देते हैं। तो जब कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे होते हैं ऑपरेशंस के एतबार से, अपनी नेचर के एतबार से, बाज़ औक़ात कंडीशंस के अंदर सिंगल कॉस्ट ड्राइवर भी जस्टिफाई होता है और बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा कॉस्ट ड्राइवर भी मौजूद होते हैं। तो एक्टिविटी बेस हम किसे कहते हैं? अ मेजर ऑफ व्हाट काजेज द इंक्रेंस ऑफ अ वेरिएबल कॉस्ट, यानी वो एक तगय्युरात या वो मेजर कि जिसके वकूफ़ पज़ीर होने पे वेरिएबल कॉस्ट भी वकूफ़ पज़ीर होती है। यानी इस एक्टिविटी के होने से वेरिएबल कॉस्ट भी जस्टिफाई होती है और कैलकुलेशन में शामिल होती है, और अगर ये एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर ना हो तो वेरिएबल कॉस्ट भी वकूफ़ पज़ीर नहीं हो सकती।
ये क्या हो सकती है, यानी यूनिट प्रोड्यूस। अगर एक मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जितने यूनिट हम बनाते चले जाएंगे उतनी ही हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। दूसरा जो एक्टिविटी बेस हो सकती है वो मशीन आवर्स होते हैं, यानी एक मशीन कितने आवर्स प्रोड्यूस करती है चीज़ों को या चलती है, और अगर वो मशीन ना चले तो फिर प्रोडक्शन भी नहीं होगी, यानी वो एक्टिविटी भी नहीं होगी। अगर वो एक्टिविटी नहीं होगी तो वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर नहीं करेगी। तीसरी जो एक्टिविटी बेस है वो है लेबर आवर्स। लेबर आवर्स यानी जैसा कि सारे स्टूडेंट्स जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर हमारे इंडस्ट्रियल सेटअप में लेबर की जो अदायगियाँ हैं वो आर्ली बेसिस पे की जाती हैं, यानी किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी पे उन्होंने जितना टाइम कंज्यूम किया होता है उसके मुताबिक उनको अदायगियाँ की जाती हैं। और फोर्थ जो हमारी एक्टिविटी बेस होती है कि जिसके वकूफ़ पज़ीर होने से वेरिएबल कॉस्ट को भी वकूफ़ पज़ीर होने का मौका मिलता है, वो है माइल्स ड्रिवन। अगर हम इसको ट्रांसपोर्टेशन कंपनी या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अप्लाई करें कि एक गाड़ी जितने किलोमीटर डिराइव करेगी उतनी ही उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, और अगर गाड़ी डिराइव नहीं करेगी यानी नहीं रोड पे चलेगी तो इसकी कॉस्ट भी वकूफ़ पज़ीर नहीं होगी। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट किसी चीज़ की बुनियाद पे ही वकूफ़ पज़ीर होती है और उस बुनियाद को एक्टिविटी बेस कहा जाता है। और मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स के अंदर ख़ास तौर पे या इवन के ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर भी ये किसी न किसी सूरत में मौजूद होती है। या तो ये एक्टिविटी बेस यूनिट प्रोड्यूस्ड हो सकते हैं, या मशीन आवर्स हो सकते हैं, या लेबर आवर्स हो सकते हैं, या माइल्स ड्रिवन हो सकते हैं। तो इस तरह से कि वो बेस के जिसकी बुनियाद पे कोई वेरिएबल कॉस्ट को वकूफ़ पज़ीर होने का, उसको जस्टिफाई होने का और उसकी कंप्यूटेशन का मौका हमें मिलता है, उसे एक्टिविटी बेस कहा जाता है। अब ट्रू वेरिएबल कॉस्ट क्या है, यानी वेरिएबल कॉस्ट को हम वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके रेट्स जो हैं वो मार्केट में फ़िक्स नहीं होते। इसकी एक एग्जांपल पहले देखते हैं। एज एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी बेस कंसीडर एवरेज चार्जेस ऑन ए सेल फोन बिल, यानी हम एक मोबाइल फ़ोन की बिल की एग्जांपल लेते हैं कि जितना ज़्यादा हम एयर टाइम होंगे यानी उसका टॉक टाइम यूज़ करेंगे, एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उतना ही ज़्यादा उसका बिल बनता चला जाएगा। स्टूडेंट ये चीज़ याद रखने की है कि जब कोई एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर होती है और वेरिएबल कॉस्ट इनकर करना शुरू करती है तो वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेस पे हमेशा फ़िक्स होती है, लेकिन जितने ज़्यादा यूनिट आप कंज्यूम करते चले जाएंगे उतनी ही ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट भी वकूफ़ पज़ीर होती चली जाएगी। द एक्टिविटी बेस इज़ द नंबर ऑफ़ मिनट्स। सेल फ़ोन के अंदर जो एक्टिविटी बेस है वो नंबर ऑफ़ मिनट्स हैं यूज्ड अबव द अलाउड मिनट्स इन द कॉलिंग प्लान। अब आपको सभी को पता है कि मोबाइल फ़ोन के अंदर आप पोस्ट पेड कस्टमर भी होते हैं, प्री पेड कस्टमर भी होते हैं। अगर आप पोस्ट पेड कस्टमर हों तो आपको उस पैकेज के अंदर एक मतलब बात करने के लिए मिनट्स का प्लान मिलता है, इसी तरह एसएमएस का प्लान मिलता है, डेटा का पैकेज मिलता है। तो उसमें चीज़ें फ़िक्स होती हैं, यानी बात करने के लिए मिनट फ़िक्स होते हैं, एसएमएस के लिए एसएमएस फ़िक्स होते हैं, और डेटा के लिए कुछ एमबीज़ आपको दे दिए जाते हैं या कुछ जीबीज़ दे दिए जाते हैं। तो इस तरह से अगर हम डेटा कंज्यूम करेंगे तो जितना ज़्यादा डेटा कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन जो डेटा का पैकेज होगा एमबीज़ के लिहाज से वो फ़िक्स रेट पे होता है। इसी तरह एसएमएस का रेट फ़िक्स होता है। अगर हम एक अलाउड लिमिट से ज़्यादा एसएमएस करते हैं तो उसके हमें फिर कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो वेरिएबल कॉस्ट जो है किसी फ़िक्स्ड एक्टिविटी के ऊपर बेस करती है कि वो एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर होगी तो वेरिएबल कॉस्ट के इनकर करने का बायस बनेगी। यानी आप इस चार्ट से इसको समझ सकते हैं कि मिनट स्टॉक्ड या टोटल एवरेज चार्जेस, यानी ये जो एक स्ट्रेट लाइन जो कि ऑरेंज कलर की आपको नज़र आ रही है, ये यही चीज़ शो कर रही है कि जितने ज़्यादा मिनट हम बोलेंगे उतने ज़्यादा चार्जेस बढ़ते चले जाएंगे। इन दोनों चीज़ों के अंदर आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा होगा और ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अंदर इसमें आपको एक अपवर्ड स्लोप बनती हुई नज़र आ रही है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एन एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। रेफरिंग टू द सेल फोन एग्जांपल, द कॉस्ट पर एवरेज मिनट इज़ कांस्टेंट। जैसा कि हमने पहले वजाहत की है, पर मिनट के चार्जेस जो हैं वो फिक्स होते हैं
फॉर एग्जांपल 45 सेंट्स पर एवरेज मिनट, यानी एग्जांपल यहाँ पे दी है कि 45 पैसे पर मिनट। तो जितने ज़्यादा मिनट हम बात करेंगे उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट बनती चली जाएगी। और इस चीज़ को अगर हम यहाँ पे अपनी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दें, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने जैसा कि पहले भी मिनट स्टॉक की बात की है और वर्टिकल एक्सिस पे पर मिनट हमने एवरेज चार्जेस की बात की है। तो अब यहाँ पे चार्जेस तो 45 सेंट कवर हो गए हैं, लेकिन जितने ज़्यादा हम मिनट बात करते चले जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम देख रहे हैं कि ये एक रेड कलर की लाइन जो है ये वकूफ़ पज़ीर हो रही है, ये बढ़ती चली जाएगी। तो पर मिनट के चार्जेस तो फिक्स रहेंगे, लेकिन जितने ज़्यादा मिनट हम बात करेंगे उतना ज़्यादा हमारा बिल बन जाएगा। तो ये एक एक्सीलेंट एग्जांपल है वेरिएबल कॉस्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, अब हम एक ताराना सा जायज़ा लेते हैं कि कितनी सूरतों में वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल मार्केट के अंदर कितनी मौजूद हैं। पहली मिसाल हम देते हैं मर्चेंडाइजिंग कंपनीज़ की, यानी ऐसी कंपनीज जो ट्रेडिंग करती हैं, बनी बनाई चीज़ें लेती हैं और मार्केट में सेल करती हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी इसमें जितनी ज़्यादा चीज़ें वो सेल करेंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, लेकिन यूनिट बेस पे जो कॉस्ट है वो सेम होती है। नंबर 2, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के अंदर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड जो हैं ये वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। और जितना ज़्यादा हम चीज़ें बनाएंगे उतना ज़्यादा मटेरियल कंज्यूम होगा, उतनी ज़्यादा लेबर अपना वर्क परफॉर्म करेगी और हमारे जो फैक्ट्री ओवरहेड्स होते हैं, जिसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स का नाम भी दिया जाता है, उतने ज़्यादा एम्प्लॉय किए जाएंगे। नंबर 3, मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, यानी ऐसी कंपनियां जो ट्रेडिंग भी करती हैं और चीज़ों को बनाती भी हैं। उसमें कमीशन होती है, जो चीज़ों को सेल करने पे कमीशन दी जाती है। शिपिंग कॉस्ट होती है, यानी जब चीज़ें हम कस्टमर की तरफ भेजते हैं तो जितनी भी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनीज़ हैं हमसे पैसे लेती हैं। एंड क्लैरिकल कॉस्ट सच एज इनवॉइसिंग, यानी इनवॉइस वो डॉक्यूमेंट होता है जब चीज़ों को सेल आउट किया जाता है तो इसके अगेंस्ट इस डॉक्यूमेंट के ऊपर सारी डिटेल लिखी जाती है। नंबर 4, सर्विस कंपनीज़, यानी ऐसी कंपनीज़ जो कि आपको खिदमात मुहैया करती हैं। इसके अंदर सप्लाईज़ हो सकती हैं, ट्रैवल यानी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ हो सकती हैं, क्लैरिकल वर्क हो सकता है, लॉ फर्म्स हो सकती हैं, हॉस्पिटल्स हो सकते हैं। तो ऐसी कंपनियां भी जितनी ज़्यादा सर्विस आप मुहैया करेंगे तो एक सर्विस का पैकेज बना हुआ होता है। जैसे जैसे सर्विस कंज्यूम होती चली जाती है वैसे वैसे कॉस्ट भी वकूफ़ पज़ीर होती चली जाती है। ट्रू वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? द अमाउंट ऑफ ट्रू वेरिएबल कॉस्ट यूज्ड ड्यूरिंग द पीरियड वेरीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द एक्टिविटी लेवल, यानी इसका मेन इन्हसार उस एक्टिविटी लेवल पे होता है। जितनी ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट आप देखेंगे तो आपको उतनी ही ज़्यादा एक्टिविटी भी नज़र आएगी। दूसरी सूरतों में हम ये कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उतनी ही वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक चीज़ जहन में ज़रूर रखनी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट यूनिट बेस पे हमेशा सेम रहती है। The average charge on a cell phone bill was one example of a true variable cost, जो कि पिछली स्लाइड पे हम बयान कर चुके हैं। जब हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं तो एवरेज में जितने ज़्यादा मिनट्स आप बात करते हैं, चूँकि पर मिनट का रेट फिक्स होता है, तो जितने ज़्यादा मिनट आप बात करेंगे उतना ज़्यादा बिल आपका बनता चला जाएगा। Direct material is another example of a cost that behaves in a true variable pattern, यानी हम डायरेक्ट मटेरियल को कंसिडर कर सकते हैं कि ये भी ट्रू वेरिएबल पैटर्न के मुताबिक काम करती है। अगर हम चीज़ कम छोटी बनाएंगे तो हमारा मटेरियल कम लगेगा तो उसकी कॉस्ट भी कम आएगी। लेकिन अगर हम चीज़ बड़े साइज़ की बनाते हैं, लाइक एक टेबल प्रोड्यूस करते हैं, तो उस सूरत में मटेरियल ज़्यादा कंज्यूम होने की वजह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। तो इसको अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में प्रेजेंट करें तो कॉस्ट को हम वर्टिकल एक्सिस पे शो करते हैं, वॉल्यूम यानी क्वांटिटी को हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो करते हैं। तो जितनी ज़्यादा वॉल्यूम लग रहा है वैसे उतनी ज़्यादा कॉस्ट बढ़ रही है। तो इसमें दोनों वेरिएबल जो कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे होते हैं उनके दरमियान आपको एक इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आता है, यानी दोनों ही डायरेक्ट रिलेशन में होते हैं। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है वैसे ही कॉस्ट बढ़ती है। तो इसमें भी आपको एक अपवर्ड स्लोप बनती हुई नज़र आती है जो कि डायरेक्ट रिलेशन की अक्कासी करती है। जैसे ही आपका वॉल्यूम बढ़ेगा आपकी कॉस्ट में भी इजाफा हो जाएगा। स्टेप वेरिएबल कॉस्ट, यानी स्टेप वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है
अ स्टेप वेरिएबल कॉस्ट इज़ अ रिसोर्स दैट इज़ ऑब्टेनेबल, यानी इसको हासिल किया जा सकता है ओनली इन लार्ज चंक्स, यानी बड़ी बड़ी क्वांटिटी के अंदर, सच एज मेंटेनेंस वर्कर यानी उनसे काम तय कर लिया जाता है कि इतना काम परफॉर्म करने के इतने पैसे होंगे, अगर इससे ज़्यादा आप इतना काम परफॉर्म करते हैं तो फिर इतना रेट बढ़ा दिया जाएगा। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो कि स्टेप वेरिएबल कॉस्ट की हो सकती है वो बिजली का बिल भी होता है। एंड हुज कॉस्ट चेंज ओनली इन रिस्पॉन्स टू फेयरली वाइड चेंज इन एक्टिविटी, और जैसे ही एक्टिविटी के अंदर चेंज नज़र आती है तो आपके इसकी कॉस्ट भी बढ़ती हुई नज़र आती है। जैसा कि आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में यहाँ पे नज़र आ रहा है, हम वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट को मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वॉल्यूम को मेजर करते हैं, तो एक मखसूस वॉल्यूम तक इसकी कॉस्ट सेम होती है। जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है कॉस्ट भी बढ़ जाती है। इस तरह से वॉल्यूम अगर और बढ़ता है तो कॉस्ट और इंक्रीज़ कर जाती है। तो इस तरह से एक सीढ़ी की तरह आपको स्टेप बने हुए नज़र आते हैं, तो इसको हम स्टेप वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आपकी एक्टिविटी इंक्रीज़ करती जाती है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट के अंदर भी इजाफा होता चला जाता है। और यहाँ पे एवरेज कॉस्ट निकालने के लिए इन तमाम पॉइंट्स के सेंटर में से हम एक स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं जो कि अपवर्ड स्लोप को शो कर रही होती है, जो इस चीज़ की आकाश होती है कि जैसे ही वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे कॉस्ट में भी इजाफा होता चला जाता है। द लीनियरिटी अजम्पशन एंड द रेलिवेंट रेंज। लीनियरिटी कहते हैं कि 1 to 1 रिलेशन, जब चीज़ हम हर चीज़ के अंदर कम से कम 2 वेरिएबल को ज़रूर ऑब्ज़र्व करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर 1 यूनिट x के अंदर इजाफा हो तो 2 यूनिट अगर y यूनिट के अंदर इजाफा हो जाए तो यहाँ पे एक आपको रिलेशन बनता हुआ नज़र आता है। तो लीनियरिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि दोनों के अंदर जो आने वाली चेंज है, यानी एक्स एक्सिस पे जिस वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं या जिस वेरिएबल को वाई एक्सिस पे आप मेजर कर रहे हैं, उनके अंदर यूनिट वाइज जो चेंज है वो एक मखसूस रेशो के अंदर आनी चाहिए और ईच सक्सेसिव चेंज में आने वाली तब्दीली जो है वो सेम हो। तो इस रिलेशन को हम लीनियरिटी का नाम देते हैं। इकोनॉमिस्ट कर्वी लीनियर कॉस्ट फंक्शन। अब इसमें क्या चीज़ है कि सबसे पहले जब ये ग्रीन लाइन आपके सामने एक कर्वी लीनियर कॉस्ट फंक्शन को शो कर रही, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन का फंक्शन ऐसा होगा जो कि इस कर्वी लीनियर कर्व के कुछ हिस्से को कांस्टेंट कर देता है। तो यहाँ पे चीज़ की कॉस्ट तो बढ़ रही है लेकिन एक्टिविटी के अंदर ज़्यादा इजाफा हो रहा है, लेकिन कॉस्ट के अंदर इतना ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा। लेकिन एक मखसूस मुकाम आने के बाद आप देखते हैं कि एक्टिविटी चाहे ना भी बढ़े लेकिन कॉस्ट जो है वो सडनली इंक्रीज़ कर जाती है। अकाउंटेंट स्ट्रेट लाइन अप्रॉक्सीमेशन कांस्टेंट यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। तो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जब भी हम रेलिवेंट रेंज में वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे सेम रहती है, लेकिन जैसे ही एक्टिविटी बढ़ती है तो हमें उस कॉस्ट के अंदर भी इजाफा होता हुआ नज़र आता है। तो हम ये यहाँ से कह सकते हैं कि ये वो पोर्शन कि जहाँ पे ये कर्व और ये स्ट्रेट लाइन जो कि रेड कलर की आपको नज़र आ रही है ये तकरीबन एक दूसरे के बराबर होती है, तो यही आपकी रेलिवेंट रेंज होती है जो बेटरली एक्सप्लेन करती है इस कॉस्ट के बिहेवियर को। ऑल्दो कि ये आपको एक स्ट्रेट लाइन या इंक्रीजिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे कॉस्ट स्टीपर या चीपर होती हुई नज़र आ रही है। A straight line closely approximate a curvy linear variable cost line within the relevant range। जैसा कि हमने इस ब्लॉक की सूरत में इसको मेंशन कर दिया हुआ है और यही वो पॉइंट होता है जहाँ पे कॉस्ट और जो उसकी एक्टिविटी होती है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट एक और एलिमेंट है जिसको हम लाजमी तौर पे बिहेवियर के एंगल से ऑब्ज़र्व करते हैं, वो फिक्स कॉस्ट है। पहले इसके एग्जांपल देते हैं। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो किसी एक्टिविटी के वकूफ़ पज़ीर होने पे डिपेंड नहीं करती और इवन कि अगर वो एक्टिविटी वकूफ़ पज़ीर ना भी हो तो ये कॉस्ट फिर भी इनकर करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर सेल फोन बिल प्रोबेबली इंक्लूड ए फिक्स्ड अमाउंट रिलेटेड टू द टोटल मिनट्स अलाउड इन योर कॉलिंग प्लान। यानी जब आप पोस्ट पेड कस्टमर होते हैं तो इसमें आपको मखसूस जो है वो एक प्लान मिलता है कि इतने बिल के अंदर इतने मिनट कंज्यूम कर सकते हैं, और अगर आप वो मिनट कंज्यूम ना भी करें तो आपको वो फिक्स बिल लाजमी तौर पे आएगा। द अमाउंट डज नॉट चेंज
व्हेन यू यूज़ मोर और लेस अलाउड मिनट्स, और ये अमाउंट चेंज नहीं होता। और इवन के अगर आप 1 मिनट भी बात नहीं करते लेकिन इसका बिल फिर भी आपको अदा करना पड़ता है, तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है फ़िक्स कॉस्ट की। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि फ़िक्स कॉस्ट किसी ख़ास एक्टिविटी बेस के ऊपर डिपेंड नहीं करती, यानी अगर वो एक्टिविटी ना भी हो तो आपको उसकी कॉस्ट पे करना ही पड़ती है। इसकी एक और एग्जांपल हो सकती है कि हम अगर अपने बिज़नेस को किसी रेंटेड बिल्डिंग में चला रहे हों और रेंटेड बिल्डिंग जो है वो पीरियडिकली और अमूमी तौर पे 1 महीने की बुनियाद पे ही उसका जो है वो आप अदा करते हैं रेंट, और अगर किसी ख़ास पीरियड के अंदर आप अपनी बिज़नेस एक्टिविटी परफॉर्म ना भी करें तो आपको इसका बिल फिर भी देना पड़ेगा। तो अगर हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन शो करना चाहें तो जो सेल फ़ोन का बिल यानी इसकी कॉस्ट होगी इसको हम वर्टिकल एक्सिस पे रखेंगे, और जो नंबर ऑफ़ मिनट्स यूज्ड विद इन द मंथली प्लान होगा इसको हम हॉरिजॉन्टल यानी एक्स एक्सिस पे रखेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पर मिनट का या बिल आपका फ़िक्स है, लेकिन उसके अंदर एक्टिविटी के अंदर चेंज ज़रूर आ रही है। वो एक्टिविटी कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये चीज़ याद रखने की है विद इन दी अलाउड लिमिट। मसलन एक J600 पैकेज है जैज़ के अंदर, उसके अंदर आपको फ़िक्स बिल होता है 850 रुपये के करीब, लेकिन उसमें आप 2000 मिनट्स जो है वो सिम नेटवर्क पे बात कर सकते हैं, 300 मिनट्स आप अदर नेटवर्क्स पे बात कर सकते हैं, 1000 उसके अंदर SMS होते हैं, और प्लस इसके अंदर आपको कुछ 1 या 2 GB का डेटा भी मिलता है। तो इसकी एक अलाउेबल लिमिट मौजूद है। तो इस लिमिट के अंदर आप कमी बेशी कर सकते हैं, लेकिन इसका बिल फिक्स रहेगा। तो मोबाइल फ़ोन का बिल या किसी बिल्डिंग का रेंट इसके लिए बेहतरीन एग्जांपल हो सकती हैं। Fixed cost per unit example. For example, the fixed cost per minute used decreases as more allowed minutes are used. हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम अपनी टोटल यूजेज या टोटल यूजेज को देखना चाहें और टोटल बिल को देखना चाहें तो फिर हम इस कॉस्ट को अपनी फेवर में उस वक्त ला सकते हैं कि बिल तो चूँकि इसके अंदर फिक्स रहेगा, लेकिन अगर हम अपनी यूजेज को मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हमने इससे बेनिफिट लिया है कॉस्ट उसके मुताबिक हमारी फ़िक्स ही रही है। इसको अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन से शो करना चाहें तो यहाँ पे आपको वर्टिकल एक्सिस पे कॉस्ट पर सेल फ़ोन कॉल नज़र आ रही होगी, जबकि एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ़ मिनट्स यूज्ड विद इन मंथली प्लान नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की है कि ये जो रेड लाइन जो कि एक कर्व की सूरत में आपको नज़र आ रही है, ये चीज़ शो ये कर रही है कि आपकी जो कॉस्ट है एक मखसूस लिमिट तक रही, लेकिन जैसे ही आपकी यूजेज बढ़ना शुरू हुई तो आप ये कह सकते हैं कि इसकी पर यूनिट यानी पर मिनट की बेस पे कॉस्ट आहिस्ता आहिस्ता कम होती चली जा रही है, बिकॉज़ इसके अंदर हमारी फ़िक्स कॉस्ट जो है वो तो सेम रही है, लेकिन हमने यूजेज को मैक्सिमाइज़ कर दिया। मैक्सिमाइज्ड मीन कि जो आपकी अलाउेबल लिमिट है उस तक फैला लिया, तो फिर ये आपकी फेवर में चली जाती है। तो हमने ये पहले भी बात की कि फ़िक्स कॉस्ट जो है उस वक्त किसी भी मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग कंसर्न के लिए फेवरेबल हो जाती है जब आप उसकी एक्टिविटी लेवल को मैक्सिमाइज्ड लेवल तक बढ़ा लेते हैं, तो पर यूनिट पे फ़िक्स कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है, जिसको हम अपनी फेवर में कंसिडर करते हैं। इज़ लेबर आ वेरिएबल आर ए फ़िक्स कॉस्ट, यानी अब ये फ़ैसला करना कि लेबर वेरिएबल कॉस्ट है या फ़िक्स कॉस्ट है, इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा। जोग्राफिकली मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इसके मतलब लोगों की मुख्तलिफ़ राय भी है। द बिहेवियर ऑफ वेज एंड सैलरी कॉस्ट कैन डिफ़र अक्रॉस कंट्रीज़, यानी पहले भी मैंने कहा कि मुख्तलिफ़ खित्तों में मुख्तलिफ़ ममालिक में इसके मतलब मुख्तलिफ़ राय ली जाती है, डिपेंडिंग ऑन लेबर रेगुलेशंस के लेबर के कवानीन हर मुल्क या हर कंट्री के अंदर कैसे हैं। लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स जो मुआहदे किए जाते हैं लेबर के साथ उनकी नेचर भी मद्देनज़र रखनी होगी, और वहाँ की जो कस्टम यानी रवायात हैं वो भी देखनी होगी। इन फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड जापान मैनेजमेंट हैज़ लिटिल फ्लेक्सिबिलिटी इन एडजस्टिंग द साइज़ ऑफ लेबर फोर्स, यानी वहाँ पे लोग इस चीज़ को कंसिडर नहीं करते कि आपने अपनी लेबर का साइज़ क्या रखना है, लेकिन वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लेबर के ऊपर ज़रूर फोकस किया जाता है, यानी स्किल्ड लेबर को वो ज़्यादा पसंद करते हैं। लेबर कॉस्ट आर मोर फिक्स्ड इन नेचर, तो हम ये कह सकते हैं कि लेबर कॉस्ट वहाँ पे फिक्स्ड इन नेचर होती है, यानी आर्ली बेसिस पे
या काम की नौयत को देखते हुए एक्टिविटी वाइज फिक्स रेट तय कर लिए जाते हैं। इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड द यूनाइटेड किंगडम मैनेजमेंट हैज़ ग्रेटर लैटिट्यूड, लेबर कॉस्ट आर मोर वेरिएबल नेचर। वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल होती है कॉस्ट, यानी लोग किसी काम की कम्प्लेक्सिटी और उसकी परफॉर्मेंस लेवल को जज कर लेते हैं। अगर किसी शख्स का या किसी लेबरर का परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा हो तो उसको लेबर ज़्यादा दी जाती है, और जिसका परफॉर्मेंस या स्पेशलिटी लेवल इतना हाई ना हो तो उसको लेबर की अदायगी कम रेट्स पे की जाती है। तो इस तरह की जो रवायात हैं वो यूके के अंदर या यूएसए के अंदर है। विद इन कंट्रीज मैनेजमेंट या मैनेजर्स कैन व्यू लेबर कॉस्ट डिफरेंटली, यानी दोनों खित्तों में या मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर लोग जो लेबर की कॉस्ट उसको डिफरेंट एंगल से देखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर स्ट्रेटजी। डिपेंड ये करता है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म नौयत की अपनी स्ट्रेटजी क्या बनाई हुई है। मोस्ट कंपनीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स कंटिन्यू टू व्यू द डायरेक्ट लेबर एज अ वेरिएबल कॉस्ट। जैसा कि हम पहले भी वजाहत कर चुके हैं कि नॉर्मली हमारी आम प्रैक्टिस के अंदर लेबर कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि इकोनॉमी की कंडीशन को देखते हुए लेबर के रेट्स तय किए जाते हैं, तो इसलिए हम नॉर्मली इसे वेरिएबल नेचर का कॉस्ट एलिमेंट ही कंसिडर करते हैं। फिक्स कॉस्ट एंड द रेलिवेंट रेंज, अगर हम इसको देखना चाहें तो यहाँ पे रेंट कॉस्ट इन द 1000, यानी फ़िक्स कॉस्ट, जैसे मैंने कहा है कि रेंट कॉस्ट एक फ़िक्स कॉस्ट होती है। इसको यहाँ पे अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे शो करें और रेंट एरिया यानी उस एरिया को, यानी उस प्लॉट का या बिल्डिंग का साइज़ जो है उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो करें तो हम रेलिवेंट रेंज कह सकते हैं कि अगर 1000 एरिया स्क्वायर फीट की बिल्डिंग है तो उसका जो रेंट है वो 30,000 तक हो सकता है, और अगर 1000 फीट की जगह और हो जाए तो इसकी जो रेंज होगी 60 तक चली जाएगी। इसी तरह अगर और एरिया हो जाए, यानी हम ये कह सकते हैं कि कोई बिल्डिंग जितनी बड़ी होगी उसके मुताबिक ही उसका रेंट बढ़ता चला जाएगा। दूसरी सूरतों में ये भी होता है कि जैसे ही किसी बिल्डिंग का, किसी वर्क साइट का साइज़ बढ़ता है वैसे वैसे उसकी फैसिलिटीज़ और उसकी कॉस्ट में भी इजाफा होता चला जाता है। तो इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि फ़िक्स कॉस्ट जो है वो एरिया कवर्ड के मुताबिक ही होती है। अगर हम रेंट की एग्जांपल दें, जितना ज़्यादा एरिया आपके ज़ेरे इस्तेमाल होगा उतनी ज़्यादा उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चली जाएगी। द रेलिवेंट रेंज ऑफ एक्टिविटी फॉर ए फिक्स कॉस्ट इज़ द रेंज ऑफ एक्टिविटी ओवर विच द ग्राफ ऑफ द कॉस्ट इज़ फ्लैट, जहाँ पे ये फ्लैट होगा। तो हम ये कह सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे मिक्स कॉस्ट, यानी फ़िक्स और वेरिएबल कॉस्ट को जब इकट्ठा कर लिया जाए तो फिर ये आपके पास मिक्स कॉस्ट बनती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है द लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। अब इसको हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, द टोटल मिक्स कॉस्ट लाइन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन। इसको कॉस्ट फार्मूला भी कहा जाता है या एस्टिमेशन इक्वेशन भी कहा जाता है। इस चीज़ का इस्तेमाल या इस इक्वेशन का इस्तेमाल हमने बहुत ज़्यादा देखा है। ये लीनियर इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी इसके अंदर, इस इक्वेशन के अंदर a और b दो कांस्टेंट्स हैं। a एक जो है रेलिवेंटली एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, इसको हम फिक्स कॉस्ट का नाम देते हैं, जबकि b पर यूनिट की कॉस्ट होती है। जबकि y और x दो वेरिएबल होते हैं। x जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जबकि y डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे हम इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, y इज़ द टोटल मिक्स कॉस्ट है, a द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन है, b द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी है, और x द लेवल ऑफ एक्टिविटी है। यानी जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी उसके मुताबिक हम इसको इस एंगल से अप्लाई करते हैं कि एक बिज़नेस एरिया के अंदर फ़िक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट उस वक्त बढ़ना शुरू हो जाएगी जैसे ही आपकी एक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है। लेकिन ये चीज़ भी आपको याद रखनी होगी, अगर फ़िक्स कॉस्ट को पर यूनिट पे रिपोर्ट करना चाहें तो जैसे ही आपकी एक्टिविटी के अंदर इजाफा होता है फ़िक्स कॉस्ट पर यूनिट पे कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पे सेम रहती है, लेकिन एज अ होल वो तब्दील होने लग जाती है, यानी वो बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देना चाहें तो आप यूटिलिटी कॉस्ट को वर्टिकल एक्सिस पे रख रहे हैं, जबकि एक्टिविटी को आप
हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रख रहे हैं। तो ये जो एक लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन जो कि हॉरिजॉन्टली लगी हुई आपको नज़र आ रही है, ये फिक्स कॉस्ट को शो कर रही है कि ये जो कॉस्ट है हर सूरत में वकूफ़ पज़ीर होगी, चाहे ये एक्टिविटी हो या ना हो। लेकिन इससे ऊपर ये जो एक आपको अपवर्ड स्लोप बनती हुई नज़र आ रही है, ये वेरिएबल कॉस्ट की लाइन है जो ये चीज़ शो कर रही है कि एक मखसूस फ़िक्स कॉस्ट जो लाजमी वकूफ़ पज़ीर होगी, इससे ऊपर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जितना ज़्यादा कंट्रोल हमारा बेटर होगा, उतनी ज़्यादा इस कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टोटल कॉस्ट के अंदर दोनों एलिमेंट मौजूद होते हैं, यानी वेरिएबल भी और फिक्स भी। तो ये जो एरिया है ये वेरिएबल कॉस्ट का एरिया है, जबकि ये एरिया जहाँ पे इसके ऊपर एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन लगी हुई है, ये फिक्स कॉस्ट एरिया है। जब दोनों को जमा कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि ये हमारी टोटल कॉस्ट है। और नेचर के एतबार से चूँकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी मौजूद है, इसके अंदर फिक्स कॉस्ट भी मौजूद है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक मिक्स्ड कॉस्ट है। द स्कैटर्ड ग्राफ मेथड। स्कैटर्ड ग्राफ यूज़ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जब हमने कुछ वैल्यूज़ को वाई एक्सिस पे लिया हुआ हो, कुछ वैल्यूज़ को हमने एक्स एक्सिस पे लिया हुआ हो, तो जहाँ पे उनके इंटरसेप्ट होते हैं यानी उनका कॉमन पॉइंट होता है, उनमें इन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया जाता है ग्राफ के ऊपर। कहाँ पे यूज़ होता है ये? यूज़ वन डेटा पॉइंट टू एस्टिमेट द टोटल लेवल ऑफ एक्टिविटी एंड द टोटल कॉस्ट। हम यहाँ पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वर्टिकल एक्सिस पे हम मेंटेनेंस कॉस्ट या किसी भी कॉस्ट को ले लेते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम एक्टिविटी को या किसी चीज़ की क्वांटिटी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमें गिवन डेटा होगा उसके मुताबिक हमने इन पॉइंट्स को इसके ऊपर प्लॉट कर देना है, और इन पॉइंट्स के हमें यहाँ पे एक ट्रेंड नज़र आ रहा है। तो हम सबसे ऊपर वाला यानी हाईएस्ट पॉइंट और इसके अंदर लोएस्ट पॉइंट को सिलेक्ट करके एक स्ट्रेट लाइन के तहत इसको मिला देते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जहाँ पे आके ये टकरा रही है यानी इंटरसेप्ट कर रही है वाई एक्सिस को, ये पॉइंट फिक्स कॉस्ट का होता है, और इससे ऊपर वाला जितना एरिया है ये सारा वेरिएबल कॉस्ट का एरिया होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि स्कैटर्ड ग्राफ मेथड के तहत हम दोनों किस्म की कॉस्ट जो होती है उसकी वजाहत कर सकते हैं। एक इंटरसेप्ट पॉइंट जहाँ पे आपकी जो कॉस्ट लाइन यहाँ पे टकराती है, इससे नीचे वाला एरिया जो है ये फिक्स कॉस्ट का होता है, जबकि जहाँ पे ये अपवर्ड स्लोप बन रही होती है ये सारा एरिया जो है ये वेरिएबल कॉस्ट का एरिया होता है। तो हम ये टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट को यहाँ प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे ही हम वेरिएबल कॉस्ट के अंदर रेट जस्टिफाई कर देंगे तो हम बता सकते हैं कि अगर आपकी एक्टिविटी और बढ़ती है, फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहेगी, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इजाफा होता चला जाएगा। इसके लिए जो बेटर हम मेजर यूज़ करते हैं वो हाई लो मेथड होता है। हाई लो मेथड का हमारा जो इस्तेमाल है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर या मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जितने भी हैं वो एक ख़ास पीरियड में अब जितने भी उनके लेवल्स ऑफ कॉस्ट होते हैं या लेवल ऑफ प्रोडक्शंस होते हैं उनको हाईलाइट कर देते हैं। मसलन आपके सामने ये मैं डेटा दे रहा हूँ कि कुछ महीनों का डेटा जनवरी से लेके जून तक का डेटा दिया हुआ है। इसमें आवर्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट के हर महीने में कितनी कितनी मेंटेनेंस कॉस्ट आई है और टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी रही है, यानी आवर्स कितने कंज्यूम किए हैं और कॉस्ट कितनी आई है। तो हाई लो मेथड में सबसे पहले हम इसके अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉस्ट और हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को हाईलाइट कर देते हैं, और फिर लोएस्ट लेवल ऑफ कॉस्ट एंड लोएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी को हाईलाइट कर देते हैं। जैसा कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है, अगर आवर्स यानी एक्टिविटी को देखें 850 आवर्स हाईएस्ट हैं और 450 आवर्स लोएस्ट हैं। इसी तरह इसके रेलेवेंट जो आपको कॉस्ट नज़र आ रही है 9800 हाईएस्ट कॉस्ट है और 7400 लोएस्ट कॉस्ट है। तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो इनका डिफरेंस ले लेंगे, यानी हाई और लो एक्टिविटी का फ़र्क आपको 400 आवर्स का नज़र आ रहा है और कॉस्ट के अंदर आपको 24 आवर का फ़र्क नज़र आ रहा है। तो पहले हम इसका वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला लिखेंगे और वो ये है, वेरिएबल कॉस्ट पर आवर्स ऑफ मेंटेनेंस इज़ इक्वल टू द चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंज इन आवर्स, यानी 2400 डिवाइडेड बाय 400 कर देंगे, यानी ये जो कॉस्ट की चेंज है उसको एक्टिविटी की चेंज से डिवाइड करेंगे तो आपके पास $6 वेरिएबल रेट आ जाएगा।
हाई लो मेथड में ये चीज़ें हमने हाईलाइट, ये हाई एक्टिविटी है, तो यहीं से अगर वेरिएबल कॉस्ट एक दफ़ा जस्टिफाई हो गई तो फिर हम फिक्स कॉस्ट को जस्टिफाई करेंगे। जितनी फ़िक्स कॉस्ट हाई लेवल के अंदर होगी उतनी ही फ़िक्स कॉस्ट लो लेवल के अंदर होगी। तो पहले हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ इक्वल टू टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो हम इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल फिक्स कॉस्ट निकलेगी, टोटल कॉस्ट तो आपको यहाँ पे 9800 नज़र आ रही है, जबकि वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन कर लेते हैं। हमें पता है कि 850 आवर्स हैं और रेट अभी हमने 6 निकाला था, तो 850 को 6 से ज़रब देंगे तो ये टोटल कॉस्ट आपके पास वेरिएबल निकल आएगी जो कि 5100 है। तो 9800 टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट 5100 जब माइनस कर देंगे तो टोटल फिक्स कॉस्ट 4700 हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से आप लो लेवल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो फिक्स कॉस्ट चाहे हाईएस्ट लेवल हो चाहे लोएस्ट लेवल हो सेम रहती है। तो इस तरह से हमारी ये जो कॉस्ट इक्वेशन या फार्मूला है वो बन गया, y इज़ इक्वल टू 4700 प्लस $6.00x। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा लेवल ऑफ x है ये इंडिपेंडेंट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $6 आ गई, 4700 फिक्स कॉस्ट आ गई और y हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये हम एक दफ़ा कॉस्ट फार्मूला जस्टिफाई कर लेंगे तो फिर चाहे कोई भी एक्टिविटी लेवल हो जिसको हम x की जगह पे प्लेस करके तो अपनी y यानी टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। लीस्ट स्क्वेयर रेग्रेशन मेथड जो होता है, मेथड यूज्ड टू एनालाइज मिक्स कॉस्ट इफ़ अ स्कैटर्ड ग्राफ प्लॉट रिवील्स एन अप्रॉक्सीमेटली लीनियर रिलेशनशिप। यानी इसका इस्तेमाल वहाँ पे होता है जहाँ पे इनके दरमियान रिलेशनशिप्स लीनियर नौइयत के होंगे, यानी चेंज नहीं होंगे। अगर एक यूनिट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चेंज आती है तो उसके इक्विवेलेंट चेंज ही वाई एक्सिस पे नज़र आएगी। तो इसको हम रेग्रेशन मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आपको स्टैट के अंदर भी नज़र आता है, मैथमेटिक्स के अंदर भी नज़र आता है, बजट सेशन के अंदर भी नज़र आता है। दिस मेथड यूज ऑल ऑफ द डेटा पॉइंट टू एस्टिमेट द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स कॉस्ट। यानी इसके अंदर हम जब मिक्स कॉस्ट की बात करते हैं तो वेरिएबल रेट को भी यूज़ कर रहे होते हैं और फिक्स रेट को भी यूज़ कर रहे होते हैं। द गोल ऑफ दिस मेथड ऑफ टू फिट ए स्ट्रेट लाइन टू द डेटा दैट मिनिमाइज द सम ऑफ स्क्वेयर्ड एरर्स। तो हम इसको इस्तेमाल मुख्तलिफ सेंसेस में करते हैं, बजट सेशन के अंदर कॉस्ट एस्टिमेट के लिए, जब किसी ख़ास एक्टिविटी लेवल पे कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती है। तो स्टूडेंट, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो कि कॉस्ट बिहेवियर की बेसिक्स पे है ख़त्म हुआ। नए लेक्चर के साथ इसकी मज़ीद डिटेल और प्रैक्टिस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।